वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 13 देखते हैं। हमारे चैप्टर 13 में है गति एवं समय। गति मतलब स्पीड, समय मतलब टाइम। तो फ्रेंड्स इसमें हम आज जानेंगे कि गति और समय क्या होता है, इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है ना। तो फ्रेंड्स हमने जो क्लास 6 के चैप्टर्स हैं उनमें देखे थे कि विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल मतलब वृत्ताकार और आवर्ती हो सकती है ना। आपको याद है? तो आपने वीडियो मतलब पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको बिल्कुल याद होगा। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं गति एवं समय। तो फ्रेंड्स हमारा मतलब सामान्य अनुभव होता है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ वस्तुओं की गति तीव्र होती है। गति मतलब स्पीड। तो कुछ चीज़ें जो हैं स्लो चलती हैं, कुछ बहुत तेज़ गति से चलती हैं ना, स्पीड में चलती हैं। तो चलिए आज यही जानते हैं। तो हमारा 13.1 है मंद अथवा तीव्र, मतलब स्लो और फास्ट। तो तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। जाहिर सी बात है, जो तेज़ चल रहे हैं उसकी चाल अधिक होगी, है ना। और किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल अथवा आवर्ती हो सकती है। वही जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। सरल रेखीय गति मतलब सीधी लाइन में गति करना, वर्तुल गति मतलब एक सर्कल में गति करना, और आवर्ती गति मतलब एक ही मतलब आवर्त करना मतलब या दोलन करना, है ना। उसी गति को बार बार दोहराना, उसको आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कुछ जो वाहन है, मतलब कुछ वाहन जो है उसकी तुलना में तीव्र गति करते हैं, मतलब कुछ स्लो चलते हैं, कुछ फास्ट चलते हैं। तो यहाँ तक कि हम ऐसे वाहन मतलब के बारे में भी जानते हैं कि मतलब सारे वाहन जो हैं एक समय पर तीव्र अथवा मंद गति कर सकते हैं। जैसे कि कोई कार है, वो या तो एक समय में या तो तेज चल सकती है या कम मतलब धीरे चल सकती है ना। तो सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली कोई मतलब आप खुद दिमाग में सोचिए, जो सरल रेखीय गति कर रहे हैं, है ना। जैसे कि कार की गति हो गई, किसी सीधी मतलब सरल रेखा है, उसमें कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, उसकी अपने माइंड में उसको इमेज करिए, है ना। तो फ्रेंड्स हम ये कैसे निश्चित करेंगे कौन सी वस्तु जो है मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है। तो फ्रेंड्स यदि सड़क पर कोई वाहन है एक ही दिशा में जा रही है, तो हम ये सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन से वाहन किसकी तुलना में तीव्र है या स्लो है ना। तो या फिर मान लो आप कोई बस जा रही है, बस है और आप एक साइकिल पे हो, तो आप साइकिल से पहले ही पैडल मारना शुरू कर देते हो और फिर 5 मिनट के बाद आपके द्वारा जो चली गई दूरी है वो बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। अगर उसी टाइम आप भी चलोगे और बस भी उसी टाइम चलना शुरू होगी तो आपके तुलना में बस कहीं अधिक दूरी तय कर लेगी, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि बस जो है साइकिल से तीव्र गति कर रही है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखेंगे 13.2 चाल। अब हम चाल के बारे में जानेंगे कि चाल क्या होती है। तो फ्रेंड्स आप सब शायद चाल शब्द से परिचित होंगे, क्योंकि अब इस लेवल पे पहुंच गए हो कि चाल क्या होती है इसको जानते होंगे, है ना। तो हमने जो उदाहरण देखा बस और साइकिल की, उससे ये हमको पता चल जाता है कि दी गई दूरी को कम से कम समय में तय किया गया अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई, तो यही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है किसी वस्तु की, है ना। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने के लिए सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम उनके द्वारा किसी एकांक समय में मतलब एक निश्चित समय में उनके द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम दो बस के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी को देखते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है, मतलब कौन सा स्लो है, और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय मतलब किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो चाल को किस सूत्र से व्यक्त करते हैं,
चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, मतलब किसी वस्तु द्वारा कोई दूरी तय करने में कितना समय लिया गया है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो हम कहते हैं कि कोई कार है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है, तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि वो जो कार है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी, है ना। और मुश्किल बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई कार मतलब एक नियत चाल मतलब एक समान गति से चलती है ना। वास्तव में वो तो या तो धीमी गति से चलेगी, मान लो कोई कार अगर चलना शुरू कर रही है तो वो पहले तो बिल्कुल धीमी गति से चलेगी, है ना, उसके बाद धीरे धीरे अपने चाल को बढ़ाते जाएगी। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो फ्रेंड्स, हम मतलब प्रायः हम केवल कार के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि 1 घंटे की अवधि में कार कितनी नियत चाल से चलती है अथवा नहीं, मतलब कि कार स्लो चल रही है या स्पीड से चल रही है, इसकी हम चिंता नहीं करते। हम तो सिर्फ उसकी दूरी से हमको मतलब होता है ना। तो यहाँ पर जो चाल निकल कर आई है वो कार की औसत चाल कहलाएगी। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपके एनसीईआरटी बुक में जो चाल है, औसत चाल है, उसके लिए चाल शब्द का ही प्रयोग किया गया है, इसलिए हम भी यहाँ पर औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम तय की गई कुल दूरी को के लिए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम तय की गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, चाल प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि ये सूत्र दिए हैं, चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। ठीक है फ्रेंड्स, हमने डेली लाइफ में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि लंबी दूरियों या फिर अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए बहुत कम देखते हैं ना, कि कोई भी चीज़ है बिल्कुल एक स्पीड से चल रही है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो किसी सरल रेखा के अनुदिश मतलब कोई सरल रेखा है उसकी दिशा में गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, कभी स्लो चलेगा तो कभी स्पीड से चलेगा, तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाएगी। ठीक है। तो क्या कहा जाएगा, उसको असमान चाल कहा जाएगा। और इसके ठीक उल्टे सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। मतलब वो अगर नियत चाल से चल रही है, मतलब बिल्कुल एक जैसे चाल से, स्पीड उसकी एक बराबर है, जैसे कि 20 की स्पीड 30 की स्पीड होती है ना, तो अगर कोई वस्तु जो है एक 20 की स्पीड से चलना शुरू कर रही है और अपने लास्ट पॉइंट तक उसी स्पीड से चल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको नियत चाल कहेंगे। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। और फ्रेंड्स, यदि हमें किसी वस्तु की किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को हम माप लें, तो हम उस वस्तु की चाल को भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। फ्रेंड्स, हमने क्लास 6 में दूरी मापना सीखा था, पर हम समय को कैसे मापते हैं, चलिए देखते हैं समय को कैसे मापा जाता है। तो यहाँ पर हमारा 13.3 समय की माप। फ्रेंड्स, अब हम समय की माप के बारे में जानेंगे। आपके पास यदि कोई घड़ी नहीं होगी तो आप कैसे जानोगे कि क्या समय हो रहा है, कैसे जानोगे आप। पहले के ज़माने में घड़ियाँ नहीं थी, तो लोग कैसे समय का ज्ञान करते थे, मतलब कैसे पता लगाते थे। तो फ्रेंड्स, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, वो आज भी केवल छाया देखकर ही समय का अनुमान लगा लेते हैं, है ना। तो जैसे कि हम 1 माह के लिए काल के अंतराल को कैसे मापते हैं, 1 वर्ष के काल के अंतराल को कैसे मापते हैं। काल का अंतराल मतलब कोई 2 समय के बीच की, मतलब 2 टाइम पॉइंट है, 2 टाइम पीरियड है, उसके बीच का जो समय है उसी को काल अंतराल कहते हैं। ठीक है। तो हमारे जो पूर्वज हैं, मतलब पहले के जो लोग हैं, वो प्रकृति में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटती रहती जो निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाती हैं, है ना। तो उसको देखा करते थे वो लोग। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है कि लोग, जो पहले के लोग हैं, उन्होंने पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है ना।
रोज़ डेली निकलता है, तो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। मतलब उन्होंने एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहा, एक दिन कहा, ठीक है। और इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप को माह के रूप में ज्ञात किया। मतलब उसको वो लोग एक माह मानने लगे, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच के टाइम को एक माह बोला उन्होंने। और एक वर्ष के लिए क्या किया, तो एक वर्ष के माप के लिए उसी समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, तो इसको एक वर्ष बोला जाता है ना। तो फ्रेंड्स, हम डेली लाइफ में इतनी लंबी टाइम पीरियड को तो नापना बहुत कम पड़ता है। हम जैसे कुछ काम करना होता है हमको, तो हम दिन में काफ़ी छोटे छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि समय मापने की सबसे समान युक्ति क्या है, तो घड़ियां हैं। यहाँ पर लिखा है समय मापने की सबसे समान युक्ति घड़ियां हैं। घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो घड़ियां हैं ये कैसे समय का पता लगाती हैं, इससे कैसे हमें समय का ज्ञान होता है। तो ये जो घड़ियों की कार्यविधि वो काफ़ी जटिल है। उसके अंदर ऐसे मशीनें फिट की जाती हैं जिससे जो समय है वो एक निश्चित अंतराल में चलता जाता है, परंतु ये जो सभी घड़ियां हैं वो आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति मतलब एक निश्चित समय के अंतराल में उसी को दोहराना, है ना, उसी को आवर्ती गति कहते हैं। तो आवर्ती गति का एक उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक क्या होता है, तो सरल लोलक धातु के छोटे से गोले को या पत्थर के टुकड़े को किसी धागे के द्वारा बांध दिया जाता है और उसको एक स्टैंड में लटका दिया जाता है, और जो धातु का गोला है उसी को गोलक या लोलक बोला जाता है, ठीक है। चलिए डायग्राम देखते हैं। तो ये आप देख रहे हो, सरल लोलक की गति आवर्ती अथवा दोलन गति का उदाहरण है। मतलब दोलन मतलब ये यहाँ से आवर्ती गति या दोलन गति इसी को कहते हैं कि ये इधर से इधर होते रहती है, ठीक है। तो ये लोलक है अपनी मध्य स्थिति या विराम अवस्था में दर्शाया गया है यहाँ पर, है ना। तो जब इस गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं, मतलब मान लो इसको यहाँ से ऐसे उठाकर इस ए पोजीशन से उठाकर ऐसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये इधर उधर गति करना शुरू कर देती हैं। तो सरल लोलक की यह गति क्या है, यही दोलन या आवर्ती गति कहलाती है, ठीक है। तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं, और यही जो टाइम पीरियड है वही लोलक का आवर्त काल कहलाता है। ये आप देख रहे हो, ये एक सरल लोलक है और इसमें ये दोलन करते समय सरल लोलक की विभिन्न स्थितियाँ, मतलब यहाँ पर ये जो बीच का पॉइंट है इसको ओ लिखा है हमने, ये जब इधर आएगी तो इसको ए, और ये जो पॉइंट इधर आएगी तो इसको बी बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि इसका क्या है, कैसे है। तो जब ये गोलक क्या है अपनी मध्य स्थिति मतलब ओ से शुरू करते हैं और इसको यहाँ पर ए तक, फिर से ए से बी एवं बी से ओ पर आता है। मतलब ये ए से बी में जाएगा, बी से फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, दोलन कहलाता है। और जब एक बार ये यहाँ से यहाँ तक जाकर पुनः वापस आया तो यही इसका एक दोलन कहलाएगा, ठीक है। और ये जो लोलक है तो तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति मतलब एक ए स्थिति से बी स्थिति पर तथा बी से फिर ए स्थिति पर आता है, ओके। तो इस तरह से ये लोलक है और ये दोलन के मतलब पूरा करता है। और जब ये ए पर आ जाता है तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे उस सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेल वाले विद्युत परिपथ होते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आजकल जो भी घड़ियां हैं उनमें सेल यूज़ किया जाता है ना। और सेल के अंदर
क्या होता है, विद्युत परिपथ होता है। तो इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा मापा गया समय पहले जो घड़ियाँ थी उनसे काफ़ी शुद्ध होती है, मतलब यथार्थ समय दिखाता है, बिल्कुल राइट टाइम दिखाता है। चलिए अब देखते हैं समय तथा चाल के मात्रक। फ्रेंड्स, समय का मूल मात्रक सेकेंड है, इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा, एच से दर्शाते हैं इसको, मिनट को। और ये बड़े मात्रक है समय के, है ना। और सेकंड क्या है, ये सबसे मूल मात्रक है, मतलब हम इसी से मापते हैं किसी चीज़ को, मतलब समय को सेकंड के द्वारा ही मापा जाता है, क्योंकि ये शुद्धतम दिखाता है। अब देखते हैं, तो फ्रेंड्स, चाल बराबर दूरी बटे समय, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ये सूत्र हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और तो चाल का मूल मात्रक क्या होगा, चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मात्रकों को हमेशा एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि जैसे 50 किलोमीटर लिखते हैं तो हम उसको 50 km ही लिखेंगे, 50 kms नहीं लिखेंगे। जैसे कि 8 सेंटीमीटर लिखते हैं तो उसको 8 cms ही लिखेंगे, ठीक है। और जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है, मतलब आवश्यकता के अनुसार समय के अलग अलग मात्रकों का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपकी आयु को दिन अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना ज़्यादा अच्छा होता है। और इसी प्रकार मान लो आपका घर से कोई एक निश्चित दूरी है, उसको नापने के लिए हम वर्षों का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब ये बेवकूफ़ी होगी। तो उसके लिए दूरी को मापने के लिए किलोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो 1 सेकेंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है, मतलब जो सेकेंड है वो बिल्कुल छोटा समय अंतराल है। जैसे कि आप कोई शब्द एक बार बोलते हो और उसको एक निश्चित समय तक रिपीट करते हो, है ना, तो उसके बीच में जो समय लगता है, जैसे कि मान लो आप अपनी नाड़ी है, उसको जो नाड़ी को छूकर उसको मापते हो, तो आप देखो कि 1 मिनट में कितने बार धक धक करता है। तो जो हमारी नाड़ी है वो 1 मिनट में 72 बार, अर्थात लगभग 10 सेकेंड या 12 बार स्पंदन करती है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। फ्रेंड्स, ये जो मतलब इसके खोज के पीछे एक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है, मतलब कोई जो लोलक है उसका आवर्तकाल एक निश्चित समय ही होगा। तो हमारे जो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, जैसे जो गैलीली, उसका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो मतलब चर्च में बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि छत से जंजीर से एक लैंप लटका है ना, और वो एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। तो मतलब उनको देखकर ये आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी जो नब्ज है, मतलब उनकी धड़कन की संख्या हर बार समान होती थी। तो गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए अनेक तरह के लोलकों का प्रयोग किया, और उन्होंने ये पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है, ठीक है। तो इस जो गैलीलियो ने ये जो प्रेक्षण किया, उससे लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा मिली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देखे हो लोलक वाली घड़ी मतलब दोलन करती है जो घड़ी, तो इसी तरह कमानी घड़ी और कलाई घड़ी, लोलक युक्त घड़ी, ये सब उसी के एक रूप हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब ये लोलक वाली घड़ी प्रचलित नहीं हुई थी, तब संसार के अलग अलग जगहों में मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का यूज किया जाता था, जैसे कि धूप घड़ी का एक उदाहरण है जंतर मंतर, है ना। जंतर मंतर के बारे में आप सुने होंगे, तो वो एक धूप घड़ी का ही उदाहरण है, ठीक है। और रेत घड़ी, जैसे कि ये चित्र में देख रहे हो आप, ये रेत घड़ी है, और ये जल घड़ी।
तो ये पहले ज़माने में यूज़ किए जाते थे समय को मापने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 13.4 चाल मापना। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि चाल को कैसे मापा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स समय और दूरियों को कैसे मापें, इसे सीखने के बाद हम किसी वस्तु की चाल को कैसे मापते हैं यह देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चाल को कैसे मापा जाता है। यदि हमें किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो हम दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए, मतलब चाल के बारे में पता चल जाए, तो हम चाल को समय से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दी गई है कि चली गई दूरी बराबर चाल गुणित समय, ठीक है। तो लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करती है ना। तो लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल, ओके। अब देखेंगे कि फ्रेंड्स आपने स्कूटर और मोटरसाइकिलों पर मीटर लगा हुआ देखा होगा, है ना। और इसी प्रकार कार और बस या जो भी वाहन हैं उनके डैशबोर्ड होते हैं जिस पे मीटर देखे होंगे आपने। तो किसी कार का डैशबोर्ड में आपने देखा होगा कि एक स्पीडोमीटर लगा होता है ना, और एक ओडोमीटर लगा होता है। तो ये जो ओडोमीटर है उसको पथमापी बोला जाता है, ठीक है। ओडोमीटर द्वारा वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, ठीक है। और चाल मापी मतलब स्पीडोमीटर द्वारा वाहनों की चाल मापी जाती है। इसे किलोमीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात की जाती है। मतलब जो स्पीडोमीटर है उसमें डायरेक्ट हमें किलोमीटर पर आवर में चाल पता चल जाती है, ठीक है। तो अब हमने 13.5 देखना है, दूरी समय ग्राफ। फ्रेंड्स अब हम दूरी और समय का ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि समाचार या न्यूज़पेपर या फिर जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें मतलब अपने जो डाटा है उसको आकर्षित और रोचक बनाने के लिए क्या करते हैं, तो ग्राफ बना के पेश किया जाता है ना। तो ग्राफ कई प्रकार के होते हैं। तो वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वस्तु की गति को दूरी समय ग्राफ द्वारा मतलब डायग्रामेटिक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। और नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ के सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है, ठीक है। मतलब कोई भी वस्तु जो है नियत चाल से गति कर रही है तो उसका जो समय के सापेक्ष उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक हमें सरल रेखा में प्राप्त होगी, क्योंकि चाल नियत है। जैसे कि यहाँ से शुरू की और समान गति से चलते हुए यहाँ तक आई तो हमें एक नियत रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। और ये जो ग्राफ है वो स्तंभ ग्राफ, वृत्तारेख या पाई या रेखा ग्राफ कहलाते हैं, ठीक है। तो दूरी समय को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब दूरी समय का जो ग्राफ बनता है उसको रेखा ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए देखते हैं, एक ग्राफ बनाया मैंने। तो ये y अक्ष और ये x अक्ष। तो x अक्ष में हमने समय को लिया है और y अक्ष में दूरी को लिया है किलोमीटर में, और समय को हमने मिनट में लिया है। जैसे 8 बज रहे हैं, यहाँ पर 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, ठीक है। और इधर स्पीड जो है, दूरी जो है उसको 10 किलोमीटर, 20 यहाँ से 90 किलोमीटर। तो मान ले कोई बस है जो यहाँ से अपना 8 बजे अपना चलना शुरू करती है, ठीक है। और 8:30 में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो ये हमने ग्राफ खींचा है,
तो 8.5 में वो 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। इसी तरह हम समय के सापेक्ष उसकी दूरी को नाप सकते हैं, ठीक है। उसको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ग्राफ को के बारे में भी जाना। और ये एक पॉइंट दिया गया है, संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई है और यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलते रहने के पश्चात 1 सेकेंड तेज अथवा 1 सेकेंड मंद होगी। तो फ्रेंड्स, ये आपके बुक में दिया गया है पॉइंट, संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। और हमें मतलब इंडिया में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है, हमारे भारत में। और यहाँ जिन घड़ियों का उपयोग किया जाता है वे समय अंतराल की माप 1 सेकेंड के 10 लाखवें भाग की यथार्थता के साथ कर सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, सामान्यतः जो उपलब्ध घड़ियां हैं उनके द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकेंड होता है ना। और जबकि कुछ ऐसे विशिष्ट घड़ियां भी उपलब्ध हैं जो 1 सेकेंड से छोटे समय अंतराल को माप सकती हैं। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकेंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल को माप सकती हैं। आपने माइक्रो सेकेंड तथा और नैनो सेकेंड के बारे जैसे शब्द के बारे में सुना होगा। तो 1 माइक्रो सेकेंड का 10 लाखवां भाग होता है, ठीक है। और 1 नैनो सेकेंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतराल को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है, ठीक है। और खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग किया जाता है वे सेकेंड के 10वें और 100वें भाग तक के समय अंतराल को माप सकती हैं, ठीक है। और इसके विपरीत मान लो जैसे कि कोई ऐतिहासिक घटना है जो पहले जो घट चुकी है, उन घटनाओं को समय को शताब्दी या सहस्त्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। और जो तारों के और ग्रहों की जो आयु है उसको अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिसे हमको डेली लाइफ में यूज़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए, ओके। दूसरा है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है। लोलक का आवर्तकाल क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, सीसा झूले पर बच्चे की गति किस प्रकार की गति है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और इसका जो क्लासेस चल रही है उसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।